अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसे लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस एसे के द्वारा उनका मकसद था कि पॉलिटिकल साइंस से अलग एक स्फीयर दे दिया जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज को। हालांकि यूनिवर्सिटीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जा रहा था, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस के एक पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता था। तो वुड्रो विल्सन को एक तरह से फाउंडिंग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन भी बोला जाता है। तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में एक डाइकोटॉमी क्रिएट की और कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग प्रकार की स्टडी है, एक अलग प्रकार की साइंस है। हालांकि इस एसे में उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ही होगा और एडमिनिस्ट्रेटर्स को उस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जब मैं कोई भी डिस्कशन करता हूँ क्लास में यूपीएससी के लिए, तो अपने बच्चों से यह एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पॉलिटिक्स को समझें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि वो तैयारी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लेकर विवाद हो रहा है, तो उनका जो पक्ष है, जो उनकी जो आंसर्स उनके आने चाहिए, वो बहुत ही बैलेंस्ड आने चाहिए। किस प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वो फेवर करते हैं, उससे लिंक आंसर नहीं आने चाहिए। तो इस संदर्भ में अभी जो केरल में लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, पंचायत का और वहाँ के अर्बन लोकल बॉडीज का, वहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको एक न्यूज़ मिलेगी कि तिरुवनंतपुरम में जो पहली बार 45 साल से तिरुवनंतपुरम का जो मेयर होता है वो लेफ्ट पार्टीज का होता है, सीपीएम का। अब पहली बार कम्युनिस्ट पार्टीज का जो पूरा प्रभुत्व है तिरुवनंतपुरम में, वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर वहां स्थापित होने जा रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर, जो कि पहली केरल की आईपीएस ऑफिसर थी, आर श्रीलेखा, ये वहां की डीजीपी भी रही हैं, उनको तिरुवनंतपुरम का वे मेयर बनने जा रही हैं। ध्यान रखिएगा कि बाकी सब जगह पर तो यूडीएफ मतलब आप समझिए कांग्रेस। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस से के नेतृत्व में वहां यूडीएफ एक ब्लॉक है और लेफ्ट पार्टीज का जो ब्लॉक है उसे एलडीएफ कहते हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है और वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। ये दोनों वहां पर हमेशा से सत्ता में रहे हैं और ये आपस में संघर्षरत भी रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर दोनों ही मिलकर बीजेपी और एनडीए से लड़ते हैं, लेकिन केरल में दोनों एक दूसरे के 36 का आंकड़ा है, ऐसे समझिए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी मजेदार डायनेमिक्स है। लेकिन उस किले में, लेफ्ट और पूरे इंडी जो अलायंस है उसके किले में बीजेपी का ये एंट्री पॉलिटिकली तो महत्वपूर्ण है, उस पर बात अलग होगी, लेकिन पॉलिटी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है यूपीएससी एस्पिरेंट को, उसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन जो आपका एमपी और एमएलएस का इलेक्शन कराता है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो आपकी राज्य सरकारें बनती हैं या जो आपके केंद्र सरकार बनती है, ये आपका भारत का चुनाव आयोग कराता है। भारत का चुनाव आयोग यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है। इसके बारे में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में बताया गया है। ठीक है, तो इस पर आरोप लग रहे हैं तमाम तरह से कि ये फेवर में है एक खास दल के, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव केंद्रीय जो सत्ता में दल है वो करता है। हालांकि हमें समझना होगा कि स्वतंत्रता के बाद से हमेशा ही प्रधानमंत्री ही निर्धारित करते रहे, बल्कि अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन को एक भूमिका दी भी गई है, पहले कभी नहीं रही भारत में। अब आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या यूपीपीसीएस के लिए। तो जब भी
लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा। लोकल बॉडीज में दो बातें आएंगी, एक है पंचायत और एक है आपका अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अर्बन लोकल बॉडीज हो या तो रूरल लोकल बॉडीज हो, मतलब पंचायत हो, दोनों का ही चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। हर राज्य का अपना एक अलग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, पूरा सिस्टम होगा, वो राज्य सरकारें उसको नियुक्त करेंगी। तो केरल में हमेशा से या तो कांग्रेस सत्ता में रही है या तो लेफ्ट पार्टीज रही हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अधिकारी यहां पे चुनकर भेजे स्टेट इलेक्शन कमीशन। वहां पर अगर बीजेपी का रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, तो कम से कम कुछ हद तक भारत के लोकतंत्र में जो डाउट्स क्रिएट हो रहे थे वो निगेट हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो एग्जामिनर है उसके मन में एक ट्रिगर आ रहा है कि जरा पूछा जाए कि क्या बच्चे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स या स्टेट इलेक्शन कमीशन का के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है मेंशन, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ध्यान रखिएगा। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस 73rd और 74th अमेंडमेंट में आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताते हैं, याद रख लीजिएगा। 324 सबको मालूम होगा, 243 के 243 ZA पर ध्यान रखिएगा, अगले एग्जाम्स में ये आ सकता है। तो जो राज्य ही जिस इलेक्शन कमीशन का गठन कर रही है, वहां पर अगर कोई दूसरा दल जीत रहा है तो कम से कम कुछ तो भारत की जनता को ये समझना होगा कि भारत के चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न मत उठाएं। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह समझना होगा, जितने भी दल हैं, हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आप अपने अंदर सुधार करेंगे तो समय आने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतः ही परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब तक आप एग्जामिनर्स को दोष देते रहेंगे, जो इन्विजिलेटर्स हैं उन्हें दोष देते रहेंगे, तब तक आपको इस परीक्षा में सफलता मिलना मुश्किल है। थैंक यू सो मच।